स्वागत करता हूं मेरे भाई आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे भाई आज हम आ गए हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी 2026 के इस 28 दिन की सीरीज के सेट नंबर 8 पर, जिसमें हम करते हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स PYQ जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आज का हमारा सेट नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया। कहता है कि यदि 408 और 1032 के SCF को 516 m माइनस 252 मल्टीप्लाई 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई, पहले तो हमें उसने ये बोला है कि 408 और 1032 के SCF को, तो हमें इनका SCF पहले पता होना चाहिए कि 408 1032 का SCF क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 408 और 1032 का SCF। ठीक है, तो मेरे भाई जब आप SCF निकालोगे ना, तो ये तो सबको आता है, जब आप SCF निकालोगे तो इसका SCF आ जाएगा मेरे भाई 24। SCF के दो मेथड हैं, आप फैक्टर विधि से जा सकते हो या फिर आपको डिवीजन मेथड जो होता है उससे डिवाइड करके आप SCF ले सकते हो। तो इजी है SCF लेना और LCM लेना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो हमने SCF आएगा मेरा भाई 24। अब उसने ये बोला कि जो SCF आएगा उसको हम इस रूप में व्यक्त करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू 24 है, तो हम लिखेंगे 516 m माइनस 252 मल्टीप्लाई 4 बराबर 24। तो हमें चाहिए m की वैल्यू। तो देखो ये हो गया 516 m माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 चौके होता है 1000, और ये हो जाए 4 दूनी 8, 1008 हो जाएगा ये बराबर 24। अब ये माइनस का 1008 उधर जाएगा तो मेरे भाई हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 516 m बराबर, ये प्लस में जुड़ जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 1032, है ना। अब हमें चाहिए m की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, 1032 को 516 से, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करो मेरे भाई कि ये क्या होता है, 516 का डबल होता है, 516 से ये 1032 दो बार दो पे कट जाएगा, यानी m की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी, 2, ऑप्शन डी। देखो मेरे भाई, ये है आरआरबी NTPC 2024 में पूछा गया। क्या है कि एक सेल के दौरान, एक सेल है मतलब कोई दुकानदार है, टीवी दुकान का कोई मालिक है, तो वो कहता है कि एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में सर्वोत्तम संभव मूल्य देगा। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि वो ये हमसे पूछना चाहता है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं है ना, मैं वो एकल छूट ग्राहक को देता है। ये उसके पास ऑप्शन है कि ग्राहक को इस तरह से वो एकल छूट के रूप, मतलब जो 25%, फिर उसके बाद 15%, इस तरह से छूट प्रदान करता है। तो ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से किस ऑप्शन में दुकान के मालिक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये ग्राहक को नहीं पूछ रहा, हमें ध्यान देना है मालिक को पूछा है। तो मालिक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में सर्वोत्तम संभव मूल्य देगा, यानी मालिक के नज़रिए से हमें देखना है, ग्राहक के नज़रिए से नहीं। तो सबसे पहले बात यही समझनी थी कि इसने मालिक के नज़रिए से पूछा। तो देखो मेरे भाई, आप लगाते हैं, हम जब एकल डिस्काउंट निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही लगाते हैं। तो जब आप इसको लगाने जाओगे तो देखो x प्लस वाई 25 15 40, 30 10 40, 35 5 40, 20 और 20 40, यानी ये x प्लस वाई पे डिपेंड नहीं है। हमारा जो एकल छूट निकलेगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लास्ट टर्म पे, यानी माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यानी आपको माइनस करना है 40 में से, क्योंकि सबका सम तो 40 है, यानी 40 में से माइनस करना है इनके मल्टीप्लाई को। तो आप 25 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100 करोगे तो क्या आएगा, 25 से 100 कट जाएगा कितना, 4 पे, और ये 4 से 15 कटेगा कितने पे, 4 तिया 12। देखो ऐसे करो, 25 15 बट्टे
ये तो हमें माइनस करना 40 में से, तो 40 ये 4 पे गया, ये आएगा 4 किया 12, और कितना बचेगा 3, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 4 15 20, यानी 40 में से हमें माइनस करना है 3.75। तो एक पहला आएगा 40 माइनस 3.75। अगर आप दूसरे को कैलकुलेशन करोगे तो ये भी 40 में से माइनस करना है, यानी दूसरे वाले में 40 माइनस कितना आएगा 30 और 10 का मल्टीप्लाई 300, और 100 से डिवाइड करोगे तो 3, है ना। यानी इसकी वैल्यू आएगी कितनी, आप 4, मैं कहता हूँ आप 3.75 नहीं 4 माइनस करो, तो आप 4 माइनस करोगे 40 में से कितना आएगा 36, लेकिन आपने 2.25 ज़्यादा ऐड कर माइनस कर दिया, तो मेरे भाई आपका आएगा आंसर यहाँ से 36.25। यानी एकल छूट के रूप में इतनी छूट दी जा रही थी ग्राहक को, ठीक है। और यहाँ से कितनी 37%। तीसरे को देखोगे तो देखो 40, इसमें भी 40 माइनस करोगे कितना 35 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से आप 100 को काटोगे 20 पे जाएगा, और 20 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 से कर लो पहले, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, यानी 7/4, 7/4 को 4 से भाग दो कितना आएगा 1, 1 पे जाएगा कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 2, इसको करोगे 1.72, जब इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 घटाओगे तो कितना 38.28, ठीक है। इतनी छूट हो गई तीसरे वाले पे। चौथे वाले पे देखोगे तो देखो मेरे भाई 40 माइनस कितना 400, 100 से डिवाइड करोगे 4, यानी यहाँ मिल रही है कितनी 36%। अब एकल छूट के रूप में हम देखें, उसने बोला है कि मालिक को किस पे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो मेरे भाई मालिक को सबसे ज़्यादा फायदा तो तब होगा वो जब सबसे कम छूट दे, है ना। जब सबसे कम से कम छूट वो देगा तभी तो उसको फायदा ज़्यादा होगा। तो कम से कम छूट किस पे दे रहा है वो, यहाँ 36% की, या 38 की, या 37 की, या 36.25 की, तो सबसे कम छूट किस पे, यही तो है 36%। यानी हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें देखना है दुकान के मालिक के नज़रिए से। दुकान के मालिक को इसने पूछा है कि सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा, तो सबसे ज़्यादा फायदा उसको तब होगा जब वो उसमें से सबसे ज़्यादा माइनस करेगा। सबसे ज़्यादा माइनस इसी में कर रहा है, यानी 40 तो इस पर फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ये देखना है इनके मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करके कितना माइनस कर रहे हैं हम, हमें वो चीज़ देखनी है। तो यानी जो सबसे ज़्यादा जिसमें माइनस हो रहा होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आपको ये नहीं कैलकुलेशन करनी है हर बार, ये तो मैं बता दिया मैंने ऐसे करना है, लेकिन आप ये याद रख लो कि आपको ये करना है कि जहाँ सबसे ज़्यादा माइनस किया जा रहा होगा वहीं उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसको, मालिक को। तो इसी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा माइनस हो रहा है कितना -4, तो यही इसी ऑप्शन में उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है कि जहाँ ये देखो कि इनके मल्टीप्लाई करके यानी सबसे ज़्यादा माइनस किस में हो रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का। कहता है श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ शामिल हो गया। दोनों काम पूरा होने तक मिलकर काम किया। काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो देखो, एक है श्याम तो एक है सुंदर। तो श्याम कर लेता है उसी काम को 16 दिन में और सुंदर कर लेता है 24 दिन में। तो मेरे भाई 16 और 24 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा 48, यानी 16 से इसको डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा और ये 2 पे, यानी श्याम की जो इफ़िशियंसी आ गई, यानी क्षमता आ गई कार्य करने की, वो आ गई 3 यूनिट पर डे। यानी एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर लेता है, सुंदर कर लेता है एक दिन में 2 यूनिट। अब वो कहता है कि श्याम काम किसने शुरू किया, श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर आया है। तो 10 दिन तक कौन रहा, अकेला श्याम। तो यानी श्याम ने जो काम कर लिया वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 10 दिन तक कितना काम कर लिया, 30 यूनिट। यानी अब काम बचा कितना, तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा 18 यूनिट। अब सुंदर भी आ गया, अब दोनों मिल गए। जब सुंदर आ गया तो अब काम पहले 3 यूनिट पर डे के हिसाब से हो रहा था, सुंदर भी आ गया तो कितना होने लगेगा, 5 यूनिट पर डे, है ना। तो कितना समय लगेगा, इसको हम कर देंगे 5 से डिवाइड। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 3 बचेंगे, 3/5, यानी इतने दिन यहाँ लग जाएंगे उनको। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा बचे हुए काम में। और पहले 10 दिन काम कर चुका था कौन, श्याम,
तो उसने पूछा कुल समय कितना हो गया, तो 10 दिन यहाँ लगे और 3 सही 3 बटे 5 दिन यहाँ लग रहे हैं, तो टोटल कुल मिला के 13 सही 3 बटे 5 दिन, 13 सही 3 बटे 5 दिन, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। मेरे भाई ये सवाल है आरआरबी ग्रुप डी 2019 का, अच्छा सवाल है। यदि एक संख्या को और उसके व्युत्क्रम का योगफल 7 है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, ये हमसे पूछा है। तो देखो उसने बोला कि एक संख्या, यानी एक संख्या मैं कह दूं कि एक संख्या x है और उसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। तो x और 1/x का क्या है योगफल, यानी सम है कितना 7, जैसा कि सवाल में दिया गया कि 7 है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सी वो संख्या हो सकती है, ठीक है, जो x की वैल्यू होगी, मतलब जो हमने x माना ही तो है कि एक संख्या x है, तो वो कौन सी संख्या हो सकती है वो हमें इसमें से बताना है। तो देखो हमारे भाई पहले हमें तो ये करना है कि इसको हम करें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x² + 1, यानी x² + 1 अपॉन x बराबर 7। अब ये हो गया x² + 1 और ये x जाएगा इधर तो 7x, और 7x को मैं इधर ले आऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी -7x = 0। अब मैं आपका जो आपको जानते हैं कि आपका द्विघात ये बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण होता है किस रूप का ax² + bx + c = 0। यानी मुझे इस रूप में मैं इसको क्या कर लूँ व्यवस्थित कर लूँ, यानी इस रूप में उसको लिख दूँ, तो ये हो गया x² - 7x + 1 = 0, यानी x² का गुणांक a की वैल्यू होती है, तो x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। x का गुणांक b की वैल्यू होती है, यानी b की वैल्यू यहाँ x का गुणांक क्या है -7, तो b की वैल्यू होगी -7, ठीक है। c की वैल्यू 1। अब मेरे भाई क्योंकि ये मैं ऐसे क्यों निकाल रहा हूँ कि देखो वैसे तो हम x की वैल्यू उसके गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, वो ऐसे फैक्टर देखते हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए 7 आ जाए, लेकिन मेरे भाई यहाँ 1 है, अगर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 1 आएगा, और 1 का ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जो जोड़े घटाने पर 7 दे दे, है ना। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो मेरे भाई यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो आप जानते हैं क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x बराबर, क्यों हमें यहाँ से x की रूट्स निकलेंगे, यानी मूल निकलेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले से, तो ये होता है -b + -√b² - 4ac कोण में 2a। अब इसीलिए मैंने a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लगानी पड़ेंगी, और प्लस माइनस होता है क्योंकि अगर एक बार हम x के दो वैल्यू आती हैं, एक बार हम प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, ठीक है। तो हम देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -b, माइनस पहले से है, और b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा +7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस यहाँ आएगा √b², b कितना है -7, -7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 49 -4ac, यानी a और c का मल्टीप्लाई, तो a कितना है 1 और c कितना है 1, तो ये मल्टीप्लाई कितना आएगा 1, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, नीचे आएगा 2a, 2a कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2, यानी अब मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा इसकी, तो आएगा x बराबर 7 ± इसमें से ही घट जाएगा, तो 49 में से 4 जाएंगे तो 45/2, और 45 को मेरे भाई मैं लिख सकता हूँ क्या 7 ± 9 × 5 = 45, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो लिख दूंगा 3√5/2, ठीक है। तो अब ये x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक माइनस में, तो मेरे भाई इसकी दोनों वैल्यू होंगी, क्या होंगी, एक होगी 7 + 3√5/2, और एक होगी 7 - 3√5/2, है ना। तो एक बार प्लस में वैल्यू होगी, एक बार माइनस में, तो मेरे भाई इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो हमें चाहिए पहले 7, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये नहीं होंगे हमारे ऑप्शन, हमें पहले 7, यानी हमें चाहिए पॉजिटिव वाला 7, तो यहाँ माइनस है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ देखो दिया भी है कि 7 + 3√5/2, है ना,
बट्टे 2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर ये नहीं दिया होता, माइनस वाला दिया होता 7-3√5/2, तो वो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिया है प्लस वाला, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे ऐसे करना था। अच्छा सवाल था। यहाँ श्री धराचार फॉर्मूला लगेगा, और धराचार फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए। यह आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया। कहता है कि यदि ए और बी दो सहभाज्य, सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, सहभाज्य को कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम संख्या है, तो उनका लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम क्या है, ये बताना है। तो मेरे भाई पहले तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, कि अगर मैं नंबर में बात करूं कि जिसका एचसीएफ 1 आए, प्राइम भी होना चाहिए और उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1, तो वो कहलाते हैं को प्राइम। यानी मैं बात करूं अगर 3 और 5 की, ठीक है, और 3 और 5 को मैं लूँगा तो मेरे भाई दोनों प्राइम नंबर है, और इनका जब एचसीएफ लूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 और 5 कैसी कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है ना। तो अब मैं उसने बोला कि इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम। तो अगर इनका एलसीएम लें 3 और 5 से का, तो मेरे भाई प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आता है, उनका मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा एलसीएम 3 × 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही से उसने बोला है कि उसने सहभाज्य संख्याएं दी हैं ए और बी, तो दो सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, A × B, क्योंकि A × B उसने तो संख्या दी है ए और बी, तो उनका एलसीएम आएगा A × B, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में। ये है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। कहता है यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योग क्या है। देखो मेरे भाई, ये कहता है कि x + y, अगर मैं दो संख्याएं x और y ले लूँ तो x + y कितना है 25, और उनका गुणनफल यानी xy कितना है 136, वो हमें बताना है उनके घनों का योग यानी x³ + y³। तो x³ + y³ बराबर हमें पूछा है उसने, तो मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है x³ + y³ किसका, इसको हम लिख सकते हैं x + y, उसको यहाँ लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो होता है कि x + y, फॉर्मूला तो वैसे ये होता है कि x + y, मैं आपको बता देता हूँ पूरा क्यों लिखा मैंने ऐसे, कि देखो ये होता है x + y, x³ + y³ का x + y, एक कोष्टक में x² माइनस xy + y² होता तो ये है। सेकंड कोष्टक में क्या होता है, ब्रैकेट में x² माइनस xy + y², यानी जब प्लस होता है तो बीच में एक टर्म माइनस की आती है, कौन सी वाली, xy की, और जब वो माइनस वाले x³ माइनस y³ की बात करें तो यहाँ हमारा x माइनस y आता है, और तीनों जो अंदर होते हैं वो प्लस के होते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया किस रूप में, मैंने कह दिया कि x² + y² एक साथ ले लिए, और प्लस अगर मैं इसमें प्लस अपनी तरफ से 2xy जोड़ दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x + y का होल स्क्वायर, मेरा बना दिया x + y का होल स्क्वायर। यानी मैंने प्लस 2xy अपनी तरफ से ऐड किया, वो था नहीं यहाँ पे, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है प्लस 2xy, तो घटाना भी पड़ेगा, तो यानी मैंने घटा दिया फिर माइनस 2xy, और एक माइनस xy पहले से था, तो हो गया मेरे भाई माइनस 2xy माइनस xy कितना माइनस 3xy, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, x + y मुझे दिया है 25, x + y ये 25 है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस xy दिया है 136, यानी 3 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 6 में करेंगे 8 आएगा, 3 18 एक हासिल, 3 का 9 1 10 1 और ये 408। अब क्या करना है, घटाओ और मल्टीप्लाई करो, तो 25 और इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15 में से 8 के 7 और यहाँ 1 और ये आएगा तुम्हारा 217। आपको करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते, क्योंकि 5 आएगा यूनिट डिजिट पे, दो ऑप्शन है डिजिटल सम से, डिजिटल सम लगाओगे तो देखो 7 और 2 9, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 7, यानी डिजिटल सम चाहिए 7, तो 7 मेरे भाई, तो ये 4 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं यूनिट डिजिट से, ये तो कट ही जाएंगे, बचे 2 ऑप्शन, इनमें अगर 7 जो दे रहा होगा आंसर होगा। देखो 5 और 4 9 खत्म, 5 और 2 7, 5 और 4 वो सॉरी 5 और 4 9 ये खत्म, 2 और 5 7, यानी दोनों ही हमें डिजिटल सम 7 दे रहे हैं, तो हम डिजिटल सम से नहीं जा सकते, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 के 175, 5 आएगा 17, 25 सेकंड 25 और 17
कितना 42, फिर 2 हासिल 4, 25 दूनी 50 और 4 54, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 5425। यह है आरआरबी जेई 2018 में पूछा गया, कहता है 144 रेशियो बाई प्रपोर्शन बाई रेशियो 225 है, तो बाई बड़ा है 0 से, तो हमें बाई का मान बताना है। तो मेरे भाई ये प्रोपोर्शन का सवाल है, समानुपात का सवाल है, तो हमें क्या करना है, आप जानते हो कि जब भी अंदर वाले टर्म का मल्टीप्लाई, यानी अंदर कितने क्या टर्म है, बाई और बाई, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, यानी अंदर वाले टर्म का मल्टीप्लाई बराबर में आता है बाहर वाले टर्म का मल्टीप्लाई, यानी बाहर क्या क्या टर्म है 144 मल्टीप्लाई 225। अब बाई निकालनी है, तो बाई के क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो यहाँ आ जाएगा 12, ये 225 15 का, तो ये 15 कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर हो जाएगा 180, ऑप्शन बी। यह आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, कहता है उज्ज्वल के पास ₹5250 मूल्य के करेंसी नोट हैं जो ₹50, ₹100, ₹200 के मूल्य वर्ग में हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। उज्ज्वल के पास कुल मिलाकर कितने नोट हैं? तो मेरे भाई उसके पास ₹50, ₹100 और ₹200 के नोट हैं। अब किस अनुपात में है? वो कहता है प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, यानी अनुपात उनका एक एक और एक के अनुपात में है। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि ₹50 का नोट एक है तो उसके मूल्यों की रुपये संख्या कितनी हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और यहाँ से या फिर इसको कह दो एक्स कह दो, मूल बराबर बोला तो यहाँ भी एक्स है नोटों की संख्या और यहाँ भी एक्स है, तो ये हो जाएगा 50x। ये कितना हो जाएगा 100x और ये 200x। तो इसको जोड़ देंगे, ये रुपयों की संख्या आ गई, कुल मिला के कितने रुपये होगा उसके पास, इनको सबको जोड़ देंगे क्योंकि हमें क्या दिया, उनकी मूल्य कितने रुपए उसके पास है वो हमें दिया है। तो अब देखो 200 और 100 300, ये हो गया 350x। इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी 5250, तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये 7 पे, 5 से 1 0 5 105 पे, और 7 से चला जाएगा कितने पे 15 पे, 7 एकम 7 3 5 7 35, सॉरी 7 एकम 7 3 5 और 7 ना 15 पे, यानी x की वैल्यू आ गई 15। मेरे भाई जब मैंने काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। उसने पूछा है कि उज्ज्वल के पास कुल मिलाकर कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर कितने नोट हैं x x x कितने 3x, यानी x की वैल्यू 15 आ गई। कुल मिला के उसके पास 3x उसके पास नोट हैं, तो क्या वैल्यू लगा दूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 15, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 45, यानी उसके पास कुल मिला के 45 नोट हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया, कहता है कि यदि ए एक न्यूनकोण है तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का किसके बराबर है, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, है ना। तो अगर मैं cosec स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो बदल के क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए को नीचे लाऊं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं और sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो cosec को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो sin बन जाएगा, sec को नीचे लाऊंगा तो cos बन जाएगा, और sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया, कहता है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। हमें बताना है प्रथम 7 प्राइम नंबरों का मीन। तो देखो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17, 7 हो गई, 3 3 6 7। अब हमें मीन चाहिए, यानी एक तरह से औसत चाहिए
तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। सबको ऐड कर लो, 17 और 13 30, 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 और 5 53, 53 और 3 56, 56 और 2 58। तो 58 हो गया इनका सम, और 7 से कर देंगे डिवाइड। मेरे भाई इसका जो माध्य आएगा वो आ जाएगा 58/7, ऑप्शन ए। देखो मेरे भाई, ये है आरआरबी एएलपी 2025 में पूछा गया। कहता है 10 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 दिनों में पूरा, सॉरी 2 बार लिख गया है, ये गलत लिख गया है। ये है 10 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 8 पुरुष उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले काम की मात्रा का अनुपात क्या है। मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो ये उसने ये पूछा है कि एक महिला और एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता का अनुपात बताना है, इनकी इफिशियंसी का अनुपात बताना है, रेशियो। तो देखो 10 महिलाएं यानी 10 W कितने दिनों में, 8 दिनों में, है ना। तो काम तो वही है, तो ये काम जो इतने दिनों में कर रही हैं 10 महिलाएं, वही काम 8 पुरुष यानी 8 मैन कितने दिनों में कर देते हैं, 12 दिनों में, है ना। तो देखो 8 से तो 8 कैंसिल, ये जाएगा 2 से 5 पे और ये जाएगा 2 से 6 पे। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है इधर पड़ोस के पास, है ना, इसके पड़ोस में इसकी वैल्यू इसके पड़ोस में, और इसकी वैल्यू इसके पड़ोस में। तो यानी एम बराबर है कितना, अगर मैं कहूँ M/W, तो एम की वैल्यू क्या है 5 और W 6। तो उसने पूछा है एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन की उनकी क्षमता बतानी, कार्य करने की। तो रेशियो बताना है, तो क्या होगा 5/6, ऑप्शन सी। देखो मेरे भाई, ये है x - 1/x बराबर 2 और पूछा है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया। ऐसे सवाल मेरे भाई जरूर रेलवे पूछता है हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लो, एक ना एक सवाल इस तरीके का आता ही आता है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, हमें दिया है कि x - 1/x बराबर a। अगर मैं कह दूँ कि a है, ठीक है, तो ये इसका वर्ग, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आता है x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाती है मेरे भाई क्या, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हमें चाहिए क्या, इसकी घात 4, हमें घात 4 चाहिए। यानी अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से कि मुझे a बराबर 2 दिया है, तो x - 1/x बराबर 2 है, तो मैं a की वैल्यू 2 हो गई, 2 यहाँ लगा दूंगा, 2 का वर्ग 4, 4 में 2 जोड़ूंगा 6, तो यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। यानी मुझे चाहिए इसकी 2 घात नहीं चाहिए, घात कितनी चाहिए 4, यानी पावर 4 चाहिए। तो इसका क्या कर दूंगा, फिर से उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका x की घात 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, वही a² प्लस b²। तो a² कितना हो जाएगा, इस 2 घात पहले से थी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2ab कट के 2 प्लस में 2 आएगा और इसका वर्ग 36, ये चला जाएगा 2 माइनस में, तो हो जाएगा 34। मेरे भाई ऑप्शन हो जाएगा सी। ये है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। एक कैप्सूल एक गोले के आकार का है, उसका आकार है गोले जैसा, जिसका व्यास 3.5 mm है। इस कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा mm³ में ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लेना है और उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक देना है। तो जब भी आप ये देखो, ये कैलकुलेशन सवाल रेलवे बहुत देता है, बनाने लगा है रेलवे, देने लगा है ऐसे सवाल, क्यों कि यहाँ उत्तर दे देता है ना, उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक या 1 स्थानों तक। तो यहाँ पे मेरे भाई हमारी जो हम कहते हैं ना 2 भाई 2 तबाही, कौन कौन से, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, वो खत्म हो जाता है, हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। तो हमें कैलकुलेशन, और देखो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन भी कितने नज़दीक हैं, लास्ट पे जाके ये चेंज हो रहा है 2 1 6 3, बाकी सब पूरा सेम है, तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे सवाल रेलवे बहुत देता है, कैलकुलेशन पे मेरे भाई प्रैक्टिस किया करो सवालों की, जिससे कैलकुलेशन आपको जल्दी से आप कर सको। तो क्या करना है, तो
उसने बोला कि एक गोला कैप्सूल जो है गोले के आकार का, तो यानी कितना गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ यही होता है। तो मैं लगाऊंगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब आर की जगह क्या लगाऊंगा, तो देखो मेरे भाई दिया उसने 3.5 mm क्या व्यास है, डायमीटर है, तो 3.5 को ये डायमीटर से मैं इसको क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 10 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी मैं काट दूंगा इसको 5 से 7 पे और 5 से इसको 2 पे, तो ये आएगा 7/4। यानी मैं लगाऊंगा रेडियस 7/4 कितने टाइम्स 3 टाइम्स क्यूब होता है, तो 7/4 7/4। अब आपको क्या करना है कैलकुलेशन करनी, देखो 4 से तो 4 गया, 1 7 से 1 7 चला गया, 2 से ये 11 पे चला गया, 2 से ये 2 पे चला गया, है ना। तो अब क्या बचा, क्या ऊपर बचा 7 7 49 और 11, तो मतलब 49 और 11 का आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो क्या करोगे 9 आएगा, 9 और 4 13 हासिल 1 आएगा और ये 5 आएगा, 539 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 के 24। आपको करना है डिवाइड, तो देखो 24 से जाएगा कितने पे 24 दूनी 48, 2 पे कितना बचेगा 5 59 हो जाएगा, फिर जाएगा 2 पर 24 दूनी 48, 59 में से आप 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11। अब 11 पे आप लगा दोगे क्या 0, तो 110 हो जाएगा। अब 24 पंजे 120 होता है, यानी 5 पे तो नहीं जाएगा, कम पे जाएगा, 24 चौके 96 4 पे जाएगा। अभी भी आप ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि देखो 22.4 आया है, 22.4 सभी ऑप्शनों में, यानी आगे अभी भी करना पड़ेगा। तो हमने कर लिया 96 कितने में से 110 में से, तो कितने घटा 110 में से 110 में से 96 घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, 14 पर 0 लगा लेंगे तो 140 हो जाएगा, और 24 पंजे होता है कितना 120, यानी 5 पे जाएगा, है ना 120, यानी 140 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, अब एक 0 और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 200। तो मेरे भाई 24 8 होता है 192, यानी 8 पे जाएगा अभी भी। तो अब हम बता सकते हैं कि अब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखो ये वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डिजिट तक मुझे आंसर देना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6, यानी 22.46, यानी मेरा अप्रोक्सीमेशन आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सी। वैसे भी मैं अगर 5 तक जाता तो भी बता सकता था कि 45 है, तो 45 के नज़दीक सबसे नज़दीक क्या होगा 40, ये तो कुछ होगा नहीं 46 ही होगा, क्योंकि अभी जो एग्जैक्ट कटा नहीं था आगे भी जा रहा था, तो 46, यानी ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ से भी। ठीक है, ये है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो मतलब ज्ञात करने का समीकरण बताना है, द्विघात आंसर है द्विघात समीकरण में, तो ये समीकरण हमें बताना है, हमें उसने इस तरीके से दिया है। तो देखो मेरे भाई एक रेक्टेंगल है, तो उसने बोला है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी अगर चौड़ाई को मैं डब्ल्यू कह दूँ क्योंकि डब्ल्यू के टर्म में, और तो ये इससे ज़्यादा है तो कितनी W+5, और आप जानते हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ है W+5 इंटू में B W बराबर में एरिया दिया है 215, यही दिया है, बस आपको मल्टीप्लाई करना, तो करोगे W का मल्टीप्लाई W से W², ये हो जाएगा 5W, और अब ये हो गया मल्टीप्लाई, अब ये 215 इधर आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का, -215 बराबर 0। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन होगा W² + 5W। तो देखो W² ये माइनस है नहीं होगा, ये 2W² है ये भी नहीं होगा, अब यहाँ देखना है हमें चाहिए माइनस का 215 या प्लस का 215, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसे ऐसे करना था क्योंकि उसने द्विघात समीकरण के रूप में एरिया मतलब पूछा है, चौड़ाई बतानी है द्विघात समीकरण के रूप में, तो द्विघात समीकरण ही बनाना है, पूछा क्या है, तो इस तरीके से होगा ये। तो मेरे भाई एक आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा, यदि संख्या 4 7 2 3 3 मतलब ये जो संख्या है उसमें प्रत्येक सम अंक को 2 से भाग दिया जाता है, मतलब जितने भी इसमें सम अंक है ना उनको 2 से भाग दिया जाता है, और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता है, या जितने विषम अंक में उसमें 2 जोड़ा जाता है। तो कहता है कि इस प्रकार बने नए अंकों में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो जब संख्या ऐसी बनेगी ना, कोई नई संख्या जब बनेगी हम जिसमें सम अंक में 2 से भाग करेंगे और विषम में 2 जोड़ देंगे तो एक नई संख्या बनेगी, तो कहता है कि उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योगफल बताना है। तो देखो मेरे भाई
सम अंक क्या है सबसे बड़ा, तो सम अंक को हम काटेंगे तो सबसे छोटा देखो यहाँ ये सम है 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, ये 2 आएगा। विषम में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3 3 में ये दोनों विषम है, इसमें 2 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ये समय अंक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये एक विषम है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब उसने पूछा है कि इस तरह बनने वाली संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योगफल। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक ये है और सबसे छोटा ये है, यानी 9 और 1 10। तो उनके अंकों का योग क्या होगा, ऑप्शन सी 10 होगा। ऐसे करना था, नंबर बनाना था और ये करना था, कुछ नहीं था। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अलजेब्रा में। कहता है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया कि ये है y²x⁴ और ये है y²x⁻⁴। तो मेरे भाई देखो, आप देखोगे तो बेस दोनों का सेम है, यानी y²x और y²x। तो आपको पता है जब भी a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n होता है तो क्या हो जाता है, a⁻m+n, यानी आधार समान होते हैं तो घाते गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी m+n हो जाता है। तो देखो यहाँ भी वही है, तो ये बेस तो यही आएगा y²x। अब m+n, यानी यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर -4 है, तो ये जुड़ जाएगी, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। यानी ये इस y²x⁻0 और किसी भी की भी पावर 0 हो तो वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये आएगा जो आएगा y²x⁻0 और किसी की पावर 0 होना मतलब 1, तो ऑप्शन सी, इसकी वैल्यू 1। ये है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। कहता है 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाया जाता है और एक एकल गोले में डाला जाता है, नए बने इस एकल गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरा भाई, जब भी आप एक बात याद रख लो, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके यानी पिघला कर कोई नई चीज़ बनाई जाती है, कोई भी वस्तु पिघला के किसी दूसरी वस्तु में डाला जाता है, कोई नई चीज़, नई प्रकार की, नए आकार की कोई वस्तु बनाई जाती है, तो हमेशा उनका वॉल्यूम बराबर होता है। वॉल्यूम यानी आयतन उनका हमेशा कैसा रहता है, बराबर। तो उसने बोला कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई। अब इनकी त्रिज्या को मैं छोटी स्मॉल आर कह दे रहा हूँ, तो r3 है ना। और ये थे कितने, 3 थे, तो मल्टीप्लाई 3। तो इन तीनों को छोटे अर्धगोलों का आयतन बराबर होगा किसके, इनको पिघला के तो बनाया गया कौन सा, एक बड़ा गोला, एकल गोला। तो बड़ा गोला जब बनाएगा तो इसका ये होता है 4/3, सॉरी आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो इसकी आर की कह देता हूँ मैं कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, आप काटोगे तो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2r3 और इधर बचेगा मेरे भाई क्या, 4/3 r3। और इसको अब 2 से आप इससे काटोगे तो ये 2 पे भी कट जाएगा, है ना। यानी r3 छोटे अर्धगोलों की त्रिज्या हमें दी थी कितनी, 2 यूनिट, 2 इकाई, यानी 2 इकाई, यानी 2 यूनिट में लगाऊंगा यहाँ पे, 2 यूनिट का क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट क्यूब, यही हो जाएगा। तो इधर है 2/3 r3। अब 2 से मैं काटूंगा तो 2 ये कट जाएगा 4 पे और 3 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट क्यूब बराबर r3। यानी मुझे अब r चाहिए कैपिटल R, तो कैपिटल R चाहिए, क्यू है ये, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। और 12 किसी का एग्जैक्ट क्यूब रूट तो होता, क्यूब तो होता नहीं है ना। तो आंसर कैसे आएगा, 3/√12, इस तरीके से। तो मेरे भाई R की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 12, ये सब क्यूब रूट बोलेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है आरआरबी एएलपी 2025 में पूछा गया बेईमान दुकानदार वाला। तो मेरे भाई बेईमान दुकानदार वाले सवाल में होता क्या है, जब भी बेईमान दुकानदार लेने देने की बात करते हैं तो मतलब अपना प्रॉफिट चाहते हैं किसी भी न किसी तरह से, तो वो किसी वस्तु में प्रॉफिट कर लेंगे या पैसों में। तो दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच कर, मतलब वो ग्राहक को बताता है कि मैं अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ।
लेकिन वह 250 किलोग्राम की कीमत लेकर उसके बदले केवल 200 किलोग्राम वस्तु ही देता है। यानी मेरे भाई उसने उसको ग्राहक को तो बता दिया कि मैं जितने में लाया हूँ उतने में ही आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसने क्या किया कि तौल में जब उसने तौली कोई भी वस्तु तो 250 किलोग्राम देनी थी, उसने दी उसको कितनी 200 किलोग्राम। यानी उसने यहाँ वजन में फ़ायदा कर लिया कितने का 50 किलोग्राम का। यानी मैं ये कह दूँ कि 1 किलोग्राम वस्तु की कीमत 1 रुपये है ना। तो 250 किलोग्राम वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, ये सीपी हो जाएगा 250 250 रुपये, ठीक है। और जब तो ये कितना हो जाएगा 200, यानी उसका मतलब ये हो गया कि 200 वाली चीज़ जो थी 250 रुपये वाली जो चीज़ थी उसने उसको क्या किया, उससे सामने वाले से ग्राहक से तो 250 रुपये ले लिए। यानी 250 रुपये वाली चीज़ थी, उसने बोला कि मैं 250 वाली चीज़ आपको 250 में ही दे रहा हूँ, तो उसने उससे 250 रुपये ले लिए। लेकिन मेरे भाई जब दिया देने की बात कुछ आई तो उसने उसके क्या दिया 200 रुपये, यानी उसकी जो लागत मूल्य थी वो 200 रुपये थी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 50 का, किस पे 200 पर। क्यों कि उसकी लागत जो लगी थी वो तो 200 रुपये थी ना, क्योंकि 200 रुपये उसने 50 तो बचा ही लिया, 200 रुपये लागत थी। तो इस पर कैलकुलेट करेंगे 200 पे कितना प्रॉफिट आएगा, 50 से कट जाएगा 8 पे, तो सॉरी 4 पे, अब 4 से कट जाएगा 25 पे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। यानी उसका जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट परसेंट वो होगा 25%, ऑप्शन सी। ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। कहता है एक वर्ष की शुरुआत में 7,250 की राशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 महीने बाद ₹3,625 की एक और राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, लेकिन इसकी ब्याज दर पहले वाली दर की दोगुनी है। वर्ष के अंत में दोनों ऋणों को मिलाकर कुल 335 का ब्याज प्राप्त होता है। वह वार्षिक ब्याज दर क्या थी जिस पर शुरुआत में 7,250 उधार दिए गए थे। अपना उत्तर 2 स्थानों तक दें। तो देखो मेरे भाई एसआई का सवाल है, कहता है कि पहले 7,250 की राशि दी गई, उधार दी गई, किस रेट पे मैं दी नहीं है तो R% है ना, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष की बात है। ये यहाँ से इसका CI आएगा प्लस 6 महीने बाद फिर से कितनी राशि 3,250 की राशि दी गई, लेकिन किस किस रेट पे, जो पहले जो रेट थी उसके दोगुनी रेट पे। इसने बोला है ना दोगुनी रेट पहले दर की, लेकिन इसकी ब्याज दर पहले वाली दर से दोगुनी है, यानी 2R पे। और समय कर दिया कितना 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के बाद 6 महीने तक ये राशि थी, लेकिन 6 महीने बाद ये ली गई है कितने समय महीने तक, यानी 6 महीने तक। तो यहाँ लगेगा 600 मल्टीप्लाई 12। आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरे भाई देखो 6 से कट जाएगा 2 पे और 2 से कट जाएगा 2 पे, कट गया। अब आपको क्या करना है 100 से डिवाइड कर लो, तो 100 से डिवाइड करोगे तो मेरा ये आएगा 7.72.5R प्लस यहाँ से जो CI आएगा वो आएगा 36.25R बराबर मिला के बोला उसने कुल मिलाकर कितनी ब्याज मिली 335, ये ब्याज थी। तो हम क्या कर लेंगे इनको ऐड कर लेंगे, तो करेंगे तो देखो मेरे भाई क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 108.75R बराबर 335। अब हमें डिवाइड करना है, यानी R की वैल्यू हमें चाहिए, तो 335 को हम डिवाइड करेंगे 108.75। अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखो ये किससे कट जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 कितना बचेगा 8, 3 है ना ये, और 25 या 75, 8 बचे 85 हो गए, और 25 या 50 10 बचेंगे, 25 चौके 100, इस पर ये 1,340 बार कट जाएगा। और ये इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 8 बचे, 25 या 75, 12, 25 पंजे 125। अब किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, अभी भी 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 के 30, 5 40, और ये 5 40 और 5 7 35 87। अब किसी से कट जाएगा ये 8 और 6 14 और 2 16 15, यानी ये अब आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई यानी ये होगा 268/87,
87 एक प्राइम नंबर होता है, तो अब किसी से कटेगा नहीं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करोगे तो जाएगा 87, तीन तीन पे तो जाएगा ही जाएगा कम से कम, तो 3 तो ऑप्शन में आ ही रहा है, 3 पे तो जाएगा ही। तो कितना होगा, 3 7 21 और 3 261, यानी 268 में से 261 माइनस करोगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी 7 पे फिर आप जीरो लगाओगे तो 70 हो जाएंगे, तब भी नहीं जाएगा तो जीरो आएगा, यानी 3.0, 3.0 चाहिए मेरे भाई। तो 3.0 यहाँ 1 है, ये तो होगा नहीं, यहाँ भी 1 है, ये नहीं होगा, 3.1 है, यानी ये अब ये 3% एग्जैक्ट है, ये 3 एग्जैक्ट है, और हमारा भी कटा नहीं है, आगे भी जाएगा, तो यानी ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन 3.08%। तो इस तरीके से करके देखते हैं, यानी 3.0 पे जा रहा है मेरा, और एग्जैक्ट तो कटा नहीं अभी, है ना, एग्जैक्ट नहीं कटा है, इसका मतलब आगे भी चलेगा, तो आगे चलेगा तो एक ही ऑप्शन है 3.08%, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया, कहता है 8 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण ये दिए गए अनुपात में, इस बहुभुज के सबसे बड़े आंतरिक कोण का माप करती है, बड़े वाले की बतानी है। तो देखो, किसी भी पॉलीगोन या किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है मेरे भाई n-2 × 180, यानी n की वैल्यू 8 है, तो मैं 8 में से 2 माइनस करूँगा, 6 आएगा, मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी अंदर की, तो ये किसके बराबर होगी, किसकी, जो ये अनुपात में उनकी क्या दिए, एंगल, तो इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड, सबको ऐड करेंगे तो मेरे भाई 15 और 13 28, 28 और 11 39, 39 और 7 आपका होता है 46, 46 और 6 52, 52 और 4 56, 56 और 3 59 और 1 60, यानी ये 60 यूनिट की वैल्यू आ गई, और हमें चाहिए सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है ना, तो 15 से ये कट गया 4 पे, और 4 से ये कट गया कितने पे, 4 चौके 16, 2 4 बनने 45 पे, और 6 और 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 240 और 20, हाँ 30, 240 और 30 270, यानी मेरे भाई ऑप्शन सी आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 270, क्योंकि 6 चौके 40, 240 तो ये हो जाएगा, और 6 पंजे 30, तो 240 में 30 ऐड करोगे 270, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया, कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और ऊंचाई इतनी है, मतलब आधार और ऊंचाई दिया है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है 126.4 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है 54.8। अब आपको काटना है मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसको डिवाइड करोगे तो आप कितने पे जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 पॉइंट 2 दूनी 4। अब आपको करना है मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, यानी 8 दूनी 16, 6 आएगा, 6 आएगा, है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आप डिजिटल सम लगाने जाओगे, डिजिटल सम लगा के देख लो, 6 और 3 9 खत्म, 2 और यहाँ से 5 और 4 9 खत्म, ये 8, तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 7 डिजिटल सम वाला आंसर चाहिए, तो 7 देखो, ये 6 3 9 खत्म, 4 और 3 7, यानी 3 3 6 और 3 9, ये खत्म, 4 आएगा, इसका डिजिटल सम आएगा 4, 6 और 3 9, ये खत्म, 6 3 9, 4 और 3 7, यानी मेरे भाई ये आ रहा है 7, तो यही हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 4 था, हमें चाहिए 7 वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन डी। पूरा कैलकुलेशन करोगे तब भी ये आएगा, लेकिन डिजिटल सम से हो रहा है तो इसी से कर लो, क्यों, इससे टाइम बचता ना, जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, कहता है 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 53 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, एक नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, औसत का ये सवाल जब भी याद रख लो, एक बात याद रखो, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि एक ग्रुप में से कोई व्यक्ति गया और उसकी प्लेस पर कोई व्यक्ति आया, है ना, तो एवरेज में क्या चेंज होगा, यानी उस व्यक्ति का वजन कितना है, ऐसा कुछ सवाल आए तो क्या करना है, तो देखो समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो, आसान सवाल है, कोई उसमें मतलब कठिन वाली बात कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कहूँ तो उसने बोला कि जब एक 53 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया
और उसके स्थान पर उस ग्रुप में कोई एक नया व्यक्ति आ गया। जब नया व्यक्ति आ गया तब हुआ है क्या कि 3 किलोग्राम औसत वजन बढ़ गया है ना। लेकिन मेरे भाई व्यक्ति तो उतने ही रहे जितने व्यक्ति पहले थे, यानी एक गया और एक आ गया तो रिप्लेस हुआ, यानी व्यक्ति तो कम नहीं हुआ, व्यक्ति तो उतने ही रहे। तो मेरे भाई अगर मैं ये बात कह दूँ कि अगर 53 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है ना, वो उसके स्थान पर 53 किलोग्राम वाला व्यक्ति ही आ जाता तो क्या मेरे औसत पे कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि 53 किलोग्राम वाला गया और उसी 53 किलोग्राम वाला आ गया तो औसत मेरा भाई वही रहता जो पहले था, बढ़ता नहीं ना घटता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वही औसत रहता। यानी मेरे भाई ये है कि औसत बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि जो नया व्यक्ति आया होगा वो 53 किलो से अधिक का आया होगा, यानी अधिक 53 किलो तो अपने साथ लाया ही होगा वेट, उसका 53 किलो वेट तो आया ही होगा उसके साथ। लेकिन जब ये 53 किलो आया होगा तो उसका बेस औसत बढ़ा है नहीं होगा। बढ़ा कब होगा? जब इससे कुछ ज़्यादा आया होगा। तो इससे कुछ ज़्यादा कितना? यानी 3 बढ़ के औसत वजन 3 बढ़ रहा है। कितने कितने व्यक्तियों पे? 4 व्यक्तियों पे। तो 3 चौके 12, यानी 12 बढ़ गया, तब ये औसत 3 पे बढ़ा, 3 से बढ़ा। यानी उसकी जो वेट था वो कितना था? 53 + 12 कितना? 65। यानी वो नया व्यक्ति जो था वो 65 वर्ष का, सॉरी 65 kg का था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस तरीके से करना है। आप ये समझो कि औसत बढ़ा या कम हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो यानी जो अगर 53 किलोग्राम का गया था उसी 53 किलोग्राम वाला व्यक्ति आ जाता तो औसत नहीं बढ़ता ना ही कम होता। लेकिन औसत बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि 53 से अधिक वेट का व्यक्ति आया होगा, यानी 53 तो अपने साथ लाया ही होगा। अब वेट बढ़ा है 3 kg औसत के हिसाब से, यानी 3 तो कितना ज़्यादा बढ़ गया? 3 चौके 12, कितने व्यक्ति थे? 4, 3 चौके 12, यानी 12 और बढ़ गया, यानी वो व्यक्ति होगा 65 किलोग्राम का। ये है इसका कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा, और कुछ नहीं है इसमें। यह है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर बने दो बाह्यकोणों का अनुपात 7:5 है तो इन दोनों बाह्यकोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, ये उसने पूछा है। तो देखो मेरे भाई, दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा, इस तरीके से। तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में तिर्यक रेखा। तो जब भी किसी पैरेलल लाइंस को, किन्हीं पैरेलल लाइंस को यानी समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके एक ही तरफ, उसने बोला एक ही तरफ बनने वाले बाह्य कोणों का अनुपात दिया है। तो बाह्य कोण कौन से होंगे एक तरफ बनने वाले? एक ये होगा, इस तरफ की बात करें एक ही तरफ की, तो एक बाह्य कोण ये होगा, है ना। तो मेरे भाई ये वाला ज़्यादा होगा, यानी 7 यूनिट की उसने ये तो दिया है, तो ये 7 यूनिट होगा और ये 5 यूनिट, क्योंकि ये तिरछी है तो ये एंगल कम बनेगा, तो इधर झुक रहा है एंगल कम होगा, ये इधर खुल रहा है ज़्यादा तो एंगल ज़्यादा होगा, यानी 7 यूनिट में इसको कह दूँ, ये 5 यूनिट कह दूँ। ये हो गया बाह्य कोणों का अनुपात। अब आप जानते हो कि मेरे भाई ये 5 है तो ये एंगल 180 डिग्री होता है, होता नहीं होता? हमसे उसने क्या पूछा है कि दोनों बाह्य कोणों के बीच बड़ा और छोटे कोण का मान कितना है, ये पूछा है। तो इनका डिफरेंस तो आएगा 2 यूनिट, हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है पहले। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि ये 7 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो आप जानते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ऐसे समझो, जो ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मेरे भाई जब भी आपका ये बाह्य वाला एक तरफ की बात करी जाए तो ये बाह्य वाला एंगल मतलब बाहरी एंगल जो ये 5 यूनिट है ना, तो इसके बराबर ये वाला एंगल, इसका अंदर वाला एंगल, यानी ये और ये एंगल आपस में कितने होंगे? इक्वल होंगे, यानी ये 5 यूनिट होगा ये एंगल, ये बाह्य एंगल, और इसके एक ही तरफ उसी साइड वाला अंदर वाला एंगल, आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण और उसका एक ही तरफ उसी साइड वाला आंतरिक कोण कैसे होंगे? बराबर। यानी इस और इसकी बात करूं तो इसका बाह्य कोण ये वाला और इसका आंतरिक कोण ये बराबर होंगे, ये यानी ये 7 यूनिट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये और ये दोनों मिला के क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और स्ट्रेट लाइन का मतलब जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 7 और 5 12, यानी 12 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 180 को। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 12 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा? 15 पे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री। और उसने बोला है कि बड़े एंगल बाह्य कोणों में से बड़ा
कोण और छोटे कोण का कितना अधिक है, तो इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2 यूनिट, यानी मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई, इसका आएगा डिफरेंस 2 यूनिट। हमें 2 यूनिट की वैल्यू तो चाहिए, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30, यानी इनका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इनका डिफरेंस कितना आएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, हमें चाहिए 2 यूनिट की, डिफरेंस 2 यूनिट का है, तो 15 दूनी 30, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरीके से इसे करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जब दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके बाह्य कोण है ना, वो उसी साइड का आंतरिक कोण बराबर होता है। बाह्य कोण और उसी साइड का आंतरिक कोण कैसा होता है, बराबर, यानी ये वाला बाह्य कोण उसी साइड का आंतरिक कोण ये, तो ये 7 यूनिट, ये भी 7 यूनिट, ये 5 यूनिट, तो ये भी 5 यूनिट, और दोनों मिला के 12 यूनिट, तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 180 को, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, 2 यूनिट की चाहिए 15 दूनी 30, ऑप्शन सी। ये आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया मेरे भाई। कहता है 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी, इनमें से 18 छात्रों का औसतन 90 अंक मिले और इस कक्षा के शेष छात्रों को औसतन 80 अंक मिले। पूरी कक्षा का कुल औसत अंक क्या है। तो देखो मेरे भाई, आपको क्या करना है, आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कैसे सवाल को हल करोगे। तो अगर 30 छात्र थे जिसमें से 18 छात्रों का औसत था कितना 90, मैंने ये डाल दिया। ठीक, अब बाकी 30 में से 18 का 90 था, तो बाकी कितने बचे 12, यानी 12 जो लोग स्टूडेंट थे उनका औसत था कितना 80। ठीक है, अब मेरे भाई मैं आपको ये उसने पूछा कि पूरी कक्षा का, यानी 30 विद्यार्थियों का भी बताना, 300 छात्रों का, 30 छात्र हैं तो पूरी कक्षा का आपको बताना है। तो मैं आपसे कह दूं कि आप 90 और 80 के बीच का कोई औसत ले लो, अपनी तरफ से मान लो, या इनमें से कुछ मान लो। तो मैं कह दूं मैं मान लूँ कि 30 छात्रों का एवरेज था 90। ठीक है, मैंने 90 ले लिया, तो मेरे भाई 90 से ये कितना कम है 0, कितने लोगों पे 18, क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई 0। ठीक है, और इससे ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 10, यानी -10, कितने लोगों पे 12 लोगों पे, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 120 माइनस का, है ना। अब मेरे भाई यहाँ मैंने देखा कि ये 0 हो गया और ये -120, यानी मैं जब इनको ऐड करूँगा तो क्या आएगा -120। अब -120 आ गया। अब मैं इसको कर दूँगा, क्योंकि मुझे बांटना है कितने लोगों पे 30 लोगों पे, है ना, 30 लोगों पे। तो 30 पे जब मैं बांटूंगा तो 30 पे ये कट जाएगा किस पे -4, है ना, 30 से ये 120 4 पे कटेगा, यानी ये आएगा -4। और माइनस मेरे भाई रिप्रेजेंट करता है कि जो एवरेज हमने लिया है ना, जो एवरेज हम मान के लेके चले थे उसमें से -4 कर दो, तो आपका सही औसत आ जाएगा कि जो 30 छात्रों का औसत क्या है। तो 90 में से मेरे भाई -4 करेंगे तो आ जाएगा 86, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो साइन आता है ना, अगर प्लस आता तो मैं इसमें जोड़ देता, अगर इनका डिफरेंस जो मतलब जो जोड़ने घटाने पे जो भी इनका सम आता और वो पॉजिटिव आता, तो मेरे भाई मैं इसको क्या करता, इस 90 में जोड़ देता। अगर ये माइनस आया है तो मैं इसमें से क्या करूँगा, घटा दूंगा। ये आपको याद रखना है करना क्या है, अगर माइनस आना है आएगा तो इसमें से घटा दो, प्लस आएगा तो जोड़ दो। वो आप ले कुछ भी सकते हो, जो औसत मैंने 90 लिया ना, आप इसमें कुछ भी मान लो, 80 मान लेते, या इनके दो बीच का कुछ भी 75 75, है ना, या आप 88 78 कुछ भी आप औसत ले लेते, कैलकुलेशन करते तो यही आंसर आता। लेकिन कैलकुलेट मैंने इस 90 ही क्यों लिया, क्योंकि मेरी एक तरफ से 0 बना देगा। हम हमेशा ऐसा एवरेज लो कि आपको एक तरफ से तो कम से कम कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे कि जब हम देखेंगे कम ज़्यादा क्या है 0 कम ज़्यादा, तो यानी एक तरफ से 0 बन जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर हम कुछ और लेते तो हमारा कैलकुलेशन दोनों तरफ से करनी पड़ती है हमें। इस वजह से मैंने एक नंबर ले लिया, आप 80 ले लो या 90 ले लो, या उनमें बीच से कुछ भी ले लो, लेकिन मैंने 90 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एक तरफ से 0 बना लिया मैंने, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान होगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 86। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सेट का। कहता है ये आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया। कहता है कि एक व्यापारी को एक साहूकार को, यानी एक व्यापारी को एक साहूकार है, उसको पैसे देने हैं, कितने रुपए 9000 देने हैं। ये ड्यू है, इंग्लिश में इसको ड्यू लिखा जाता है। ड्यू मतलब 1 साल बाद इतना उस पर ड्यू है, 1 साल बाद उसको देने ही देने हैं, इन 1 ईयर ये ड्यू है उसके पास 9000 रुपये का। ठीक है, तो 1 साल बाद उसको देने हैं, जो 1 वर्ष में दे है, 1 वर्ष। ठीक है,
हालांकि व्यापारी 4 महीने बाद ही इस राशि को भुगतान करके हिसाब चुकता करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए? अपना उत्तर निकटतम पूर्ण संख्या तक दें। देखो मेरा भाई अच्छा प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको लगाओ और आंसर आपका आ जाएगा। किसी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि अगर मैं कह दूँ हमें चाहिए फाइनल उसका 1 साल बाद का ड्यू कितना था, 9,000 रुपये। 1 साल बाद उसको 9,000 रुपये देना था, ठीक है, दे है। तो अब वो चाहता है कि मैं 4 महीने में ही 4 महीने के बाद ही उसको क्या कर दूँ, चुकता कर दूँ, हिसाब को चुका दूँ। तो मेरे भाई देखो क्या करना क्या है कि ये होता है कि अगर मैं अब मुझे चाहिए कौन सा फाइनल ड्यू चाहिए, तो मैं इसको डी कह देता हूँ। डी बराबर D1, यानी पहले जो D1 देना था पहले जो देना था वो D1 मल्टीप्लाई 100 और नीचे 100 प्लस R इंटू टी। आपको इसमें वैल्यू लगानी है और आपका सॉल्यूशन कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो करना क्या है, D1 यानी कितना देना था पहले, 9,000। डी बराबर पहले देना था 9,000 इंटू 100। अब 100 प्लस आर कितनी है, 6%। अब इसे समझना है, इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पे टाइम आर इंटू टी, यानी आर तो है 6%, लेकिन मेरे भाई टाइम कितना लेंगे हम, 4 महीने या कुछ और, तो यही चीज़ समझनी है। तो मेरे भाई आप यहाँ 4 महीने नहीं लोगे, आप इतनी बात याद रख लो, आपको 4 महीने यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको यूज करना है कितना, 1 साल की बात थी यानी 12 महीने की, है ना, 12 महीने की बात थी, लेकिन वो 4 महीने बाद देना चाह रहा है, तो आपको यूज करना है 12 में से 4 महीने घटा के, यानी 8 महीने, है ना। आपको समय बचा हुआ समय लगाना है कि उसने कितना बचा हुआ समय है, वो समय आपको यहाँ लगाना है। तो आर कितनी है, 6% मल्टीप्लाई 8 महीने, तो मैं साल में बदलूंगा तो 8/12 हो जाएगा। यानी मुझे बचा हुआ समय लगाना है, आपको जो जितने समय बाद जो चुकता कर रहा है वो समय नहीं लगाना है। फिर से सुन लो, जो समय उसने जितने महीने बाद वो देना चाह रहा है वो समय आपको नहीं लगाना है। आपको समय लगाना है 12 महीने, 1 साल की बात है तो 12 महीने में से वो महीने घटा के जितने महीने बाद वो देना चाह रहा है, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, यानी आपको बचा हुआ समय यूज करना है बस। तो अब देखो ये काटोगे, 6 से कट जाएगा 2 पे और 2 से कट जाएगा 4 पे, यानी ये होगा अंदर 4। तो अब मैं लगाऊंगा डी बराबर 9,000 मल्टीप्लाई 100 और अंदर आएगा 4 और 100 में 4 जोड़ूंगा तो 104। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इसे काट दूं 2 से तो ये कट जाएगा 52 पे और ये कट जाएगा 50 पे, है ना। 4 से ये कट जाएगा 13 पे और 4 से ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 और ये 0, यानी 2250। अब मुझे मेरे भाई मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है ना। तो 2 जीरो आएंगे ही आएंगे, 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 हासिल 1, 5 10 और 11, इसमें 13 का डिवाइड करना है और आपका आंसर आपके सामने है। देखो 13 ठीक 104 होते हैं, 8 पे जाएगा, 8 बचेंगे और 85 हो जाएंगे, 13 छिक 78 से 91, तो 13 छिक 78, 6 पे जाएगा, यानी 85 में से 78 माइनस करोगे तो 7 बचेंगे, फिर 13 पंजे 65, ठीक है 65, यानी 70 में से 65 5 बचेंगे, फिर हो गए 50, तो 13 चौक 4 पे जाएगा, नहीं कि गलती कर दी कुछ, 13 ठीक 104, 8 बचे 85 हो गए, 13 छिक 78, 85 में से 78 माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा 7, 70 हो गए, 13 पंजे 65, 70 में से 65 गए तो कितना बचा 5, 50 हो गए, 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी 50 में से 39 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। अब 11 जीरो बढ़ा लेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अब मेरे भाई देखो आपको ऑप्शन आपको दिए हैं वो पूर्णांक तरीके से दिए हैं, यानी डेसिमल तो है ही नहीं, लेकिन उसने ये भी बोला है कि निकटतम पूर्ण संख्या तक दें, यानी निकटतम पूर्ण संख्या बतानी है। तो मेरे भाई देखो पॉइंट के बाद 8 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या बना दूंगा 4 बना दूंगा, यानी मेरा लगभग आंसर हो जाएगा 8654, यानी इसको मैं 4 बना दूंगा क्योंकि 5 पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8654 पूर्णांक में, क्योंकि पूर्णांक में उसने चाहिए भी, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सवाल ऐसे किया जाता है, आप ये याद रख लो। अगर फाइनल जो
ड्यू चाहिए, देना है उसको, वो हमें निकालना। तो डी बराबर D1 जो पहले था इंटू 100 प्लस, वो सॉरी नीचे 100 प्लस R इंटू टी। तो आप समय याद रखो क्या लगाना है, जो बचा हुआ समय है वो आपको लगा के यूज करना है और आपकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो मेरे भाई आज का सेट पूरा हुआ। तो आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है, मेरे भाई कमेंट में ज़रूर बताया करें, जिससे मैं कुछ और अच्छे प्रश्न या और बढ़िया कंटेंट और अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, बताऊं, वो भी मुझे पता लगे। अब मैं आपको अपने वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, सेट अपलोड करते जा रहा हूँ, अगर आप कमेंट नहीं करोगे, नहीं बताओगे, तो मुझे क्या पता लगेगा कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे तो आपकी कमेंट ही तो बताएंगी कि हाँ हमें सही अच्छा लगा या नहीं लगा। तो कमेंट किया करो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दो, जिससे मेरे भाई अब समय आपका बचा नहीं है। 3 तारीख से पेपर है RRB ग्रुप डी का, तो आप ये सारे सेट देख कर जाओ। वही सेट हैं मेरे भाई, वही प्रश्न है और इसी तरीके के प्रश्न उसमें आएंगे, इससे कुछ हटके कुछ नहीं आएगा। जब मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप जब दे कर आओगे तो आप बोलोगे कहाँ वाकई जो सेट के माध्यम से क्वेश्चन कराए गए थे वही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो मैं सेट में वही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करा रहा हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। सिंपल सा जो छोटे मोटे हल हो जाते हैं वो मैं नहीं करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ, किस तरीके से आपको अप्रोच लगानी, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन को बनाना है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करा करो, और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, और जो भी भाई चैनल पर नए जुड़े हैं वो भी भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे आने वाले सेट का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जल्दी से जाके देखें। और जब ये आपके 28 सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगा कि हमें क्या शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। हम टॉपिक वाइज एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। पूरा मैथ, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, हम पूरा मैथ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे कहीं इसके। और मैं ये उम्मीद वादा भी करता हूँ आपसे कि आपको ये पूरा बैच मतलब यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पढ़ लेने के बाद आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम, जो भी मैथ में मतलब एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है ना, तो वहाँ किसी भी पेपर की आप तैयारी भी चाहे कर रहे हो तो आपको कहीं भी कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस यूट्यूब चैनल पे देखने के बाद मैं सारा सब कुछ यहीं ऐसे यूट्यूब पे करा दूंगा कि आपको कहीं भी कोई भी मैथ का बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरे भाई इसलिए कह रहा हूँ आप सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट हमारी ताकत है। हमें भी अच्छा लगता है कि अगर आप सपोर्ट करोगे, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमें भी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप हमें भी अच्छा लगेगा हाँ हमारी मेहनत कुछ आप लोगों को समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, इसलिए आप हमें लाइक शेयर और कमेंट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आपको और बेहतर तरीके से धीरे धीरे आपको और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और अभी ये मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, सेट चल रहे हैं, फिर मैं पूरा मैथ्स कराऊंगा। अगर आपको समझ में आए तो आप सपोर्ट करना, है ना। तो और आपके सपोर्ट मिलेगा तो मेरे भाई मैं आपसे वादा ये भी करता हूँ कि मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट अपने इस यूट्यूब चैनल पर ले आऊँगा। चाहे फिर वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, है ना, चाहे हिंदी हो या फिर आपकी जीके या जीएस, कुछ भी करंट अफेयर्स। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मेरे भाई आप ही ये संभव करा सकते हो। अगर आप पूरा कहीं आप पेड बैच खरीद कर नहीं पढ़ना चाहते और अच्छा कंटेंट आप यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट और आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यही हमारी ताकत बनेगी। और इसी ताकत के जरिए मैं आपके लिए वादा करता हूँ कि सभी सब्जेक्ट मैं यूट्यूब पे कराऊँगा, चाहे मुझे कहीं से भी कोई भी टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर हायर करने पड़े, मैं करूँगा और आपको पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 9 में।